हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। हमने चालू किया था चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये चैप्टर हमने चालू किया था पिछले क्लासेस में, जिसमें हम बेसिकली क्या कवर कर चुके हैं बेटा। वी हैव सीन व्हाट इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन। एनवायरमेंट कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्या है, एनवायरमेंट क्या होता है। उसके पहले भी हमने देखा कि इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, हाउ दिस इकोसिस्टम्स आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। हमको पता है कि एनवायरनमेंट में ही अलग अलग इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं। एंड जो एनवायरनमेंट आज हमारे ह्यूमन के एक्टिविटीज़ की वजह से या किसी नेचुरल फैक्टर्स के वजह से जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता जा रहा है, उसमें पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर, सॉइल, वाटर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन आर टेकिंग प्लेस। ये सारी कारणों के वजह से हमको आज ज़रूरत पड़ी है बेटा कि हमको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करना पड़ रहा है। हमको एनवायरनमेंट को बहुत देखभाल करके अच्छे से उसको वापस बैक टू नॉर्मल, या हम कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट हमको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत आ गई है। क्योंकि अगर ऐसे ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ चलती रही तो क्या होगा बेटा, जो अर्थ जो है, जो एनवायरनमेंट जो है, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने लायक नहीं बच पाएगा। तो हमने वही सारी चीज़ें देखी थी कि एनवायरनमेंट किस तरीके से पॉल्यूट हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। एंड फिर हमने देखा था कि नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की ज़रूरत क्या आ गई है, वो हमने देखा था। फिर हमने उसमें देखा था रोल ऑफ ह्यूमंस इन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हमको पता है कि एनवायरनमेंट जो इतना बिगड़ गया है, आज पॉल्यूट हो गया है, कंटैमिनेट हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ ह्यूमन बींग्स का ही है। तो उसको अगर ठीक करना है, पॉल्यूशन को कम करना है, एनवायरनमेंट का क्वालिटी अगर हमको अच्छा इम्प्रूव करना है, तो उसमें जो है वो ह्यूमन बींग का रोल ही वहाँ पे सबसे बड़ा हो जाता है बेटा। ह्यूमन बींग का ही रोल वहाँ सबसे बड़ा हो जाता है। उसके बाद हमने देखे थे कुछ लॉज लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं जिसके तहत जो फॉरेस्ट कवर वाला एरिया है उसको आप किसी दूसरी एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग या कोई भी एक्टिविटी के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट है उसमें पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में बताया है। एंड अगर कोई ये लॉ फॉलो नहीं करता है तो उसको अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 lakh ऑफ फाइन वहाँ पे हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। फिर हमने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें देखा था कि जो एनिमल्स है बेटा, जो रेयर एनिमल्स है उनका हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, उनको ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वो बैंड है। फिर हम उनसे जो रेयर एनिमल्स है उनके स्किन या अलग अलग ऑर्गन से कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स वगैरह नहीं तैयार कर सकते हैं। और अगर ऐसे कोई आर्टिफैक्ट्स तैयार होते भी हैं तो वहाँ पे क्लियरली लेबल करके रहना चाहिए कि ये एनिमल के स्किन या एनिमल के किसी ऑर्गन से बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए गए जिसके वजह से, जिसके मदद से एनवायरनमेंट को बचा के रखा जा सके, है ना। सो टुडे वी हैव टू सी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। और हमने वो मोलाई फॉरेस्ट वाला भी एक स्टोरी सुनी। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक पर्सन के एफर्ट ने कितना बड़ा फॉरेस्ट, 1300 एकर्स का फॉरेस्ट वहाँ पे खड़ा कर दिया। सो इफ़ वो एक पर्सन फॉरेस्ट तैयार कर सकता है तो इफ़ अगर हम सब लोग मिल के छोटे छोटे एफर्ट्स लें तो हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रख सकते हैं बेटा। सो अभी हमको देखना है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। अब हमको पता है कि पोल्यूशन के बहुत सारे खतरनाक इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे घातक इफ़ेक्ट्स अगर पोल्यूशन के किसी चीज़ पे है तो वो है बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, लिविंग बींग्स पे। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है पोल्यूशन का वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ही होता है, चाहे ह्यूमन बींग हो चाहे दूसरे एनिमल्स हो। इफ़ अगर हम वाटर पोल्यूशन करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है बेटा। इफ़ देर इज़ एयर पोल्यूशन है तो जो बर्ड्स वगैरह है उन पे बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। इवन सॉइल पोल्यूशन से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, है ना, यानी हर तरीके के पोल्यूशन अगर होता है, एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो अफेक्ट होंगे ही। और जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा वो होगा बेटा ह्यूमन बींग। लेकिन हमको पता है कि ह्यूमन बींग के वजह से ही ये पोल्यूशन हो रहा है। सो ओनली ह्यूमन बींग कैन टेक एफर्ट्स टू रिड्यूस दिस पोल्यूशन।
अब देखो हमने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत सारे एनिमल्स वगैरह के बारे में सुना है बेटा। ऐसे एनिमल्स हमको आज देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसे एनिमल्स बहुत रेयर हो गए हैं, आज हमको नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्या रीज़न इसके पीछे हो सकता है? इसके पीछे ऐसा रीज़न है बेटा कि उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पे वो एनिमल्स मिलते हैं, जहाँ पे वो एनिमल्स पाए जाते हैं बेटा, वो रीजन, वो हैबिटेट उनका, वो जो उनका घर है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, उसकी कंडीशन वैसे ही नहीं रही, उसकी कंडीशन ख़राब होते गई। जो उनको सर्वाइव करने के लिए जो सूटेबल कंडीशंस चाहिए थी वो सारी ख़राब होते चली गई पॉल्यूशन के वजह से, है ना। और पॉल्यूशन के वजह से जब वो उनका हैबिटेट ही नष्ट हो गया तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएंगे क्या बेटा? नो। सो ये जो है, जो डिफरेंट वेराइटीज़ हमको एनिमल्स वगैरह की देखने को मिलती थी जो आज नहीं देखने को मिल रही है, ये एक रीज़न, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है बेटा पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब ये जो है, ये जो अलग अलग वेराइटी हमको देखने को मिलती है, एक्चुअली में उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, उसी को हम बोलते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी। देखो डेफिनेशन यहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी इज द richness of living organisms in nature due to presence of varieties of organisms, varieties of ecosystems and genetic variations within a species। अब अगर हम बात कर रहे हैं बेटा वैरायटी की, if we talk about variety, so that variety can be in between organisms। जैसे कि वैरायटी की अगर हम बात करें तो हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं ना, लेकिन कोई भी दो ह्यूमन बींग्स आपस में एक जैसे एकदम सिमिलर है क्या बेटा? नो, नो टू ह्यूमन बींग्स आर सिमिलर। ऐसे ही हम अगर कोई भी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो वो एकदम सिमिलर नहीं होते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी हमको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। डाइवर्सिटी मतलब क्या? विविधता, डिफरेंसेस, अलग अलग वेराइटीज देखने को मिल रही है। उसके बाद में इकोसिस्टम्स, अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स है, लैंड का इकोसिस्टम अलग, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर देयर, वेराइटीज इन इकोसिस्टम्स एंड जेनेटिक वेरिएशंस। ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो उनका जीन, उनका डीएनए भी डिफरेंट है। तो इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशंस हमको देखने को मिल रहे हैं, और ये सारे वेरिएशंस की वजह से हम क्या बोल रहे हैं? richness of living organisms in nature। richness of living organisms in nature मतलब बहुत हजारों करोड़ों तरह की एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग स्पीशीज अर्थ पे प्रेजेंट है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिचनेस है अर्थ पे, नेचर में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वेराइटीज। तो इसी का मतलब होता है बेटा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो स्टैंड्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, डिफरेंसेस, ऐसे बहुत सारी वेराइटी हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग स्पीशीज में देखने को मिलते हैं। वी नो दैट फ्रॉम यूनिसेलुलर से लेके हमने बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स तक अभी पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है कितनी ज़्यादा वेराइटीज़, और ये तो कुछ ही है। ऐसे अगर आप देखते होंगे डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक एंड ऑल, तो वहाँ आपको देखने को मिलता होगा बेटा कि कितने अलग अलग तरीके के एनिमल्स, प्लांट्स अर्थ पे प्रेजेंट है, और जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, यानी वही हो गया बेटा इतनी सारी वैरायटी, मतलब ही क्या? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, नाउ दिस बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पे होती है। बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स एट 3 levels, okay? So the first level is जेनेटिक डाइवर्सिटी। पहली क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डाइवर्सिटी है, जो थोड़ा देर पहले मैंने एग्जांपल दिया, ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं, उनके बीच में जो डाइवर्सिटी है, यानी एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग जैसा बिल्कुल नहीं है, उसमें जो डाइवर्सिटी है उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब एक स्पीशीज के जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस है, जो वेरिएशंस है, उसी को बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। जैसे डॉग्स ले लो या कोई भी एनिमल ले लो, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले,
सो वहाँ पे आपको वेराइटीज़ देखने को मिल जाएंगी। और विद इन स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ के अंदर जो वेराइटी होती है वो होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसको बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बेटा। ओके, अंडरस्टूड। हमको पता है कि ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है फिर बेटा। जेनेटिक डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब ही डाइवर्सिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। और ये वेरिएशंस किस काम के हैं? वेरिएशंस हमको एक सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं, यानी ज़िंदा रहने में किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं। हमको पता है कि हमारे आजू बाजू की सराउंडिंग चेंज हो रही है, सराउंडिंग कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी कंडीशंस बदल रही है और उसके हिसाब से हमको भी अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे। या हमको नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, सबको अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे तो ही वो सर्वाइव कर पाएंगे बेटा। यानी ये वेरिएशंस आएंगे तो ही वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रही है तो वो ऑर्गेनिज्म को भी चेंज होना पड़ेगा। अब वेरिएशंस आ रहे हैं मतलब वो सर्वाइव करने में मदद दे रहे हैं। सो वेरिएशंस मतलब ही क्या? वेरिएशंस मतलब ही डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स। अब बताओ, एक स्पीशीज़ के अगर सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे ही होंगे, है ना, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अगर एक जैसे ही है तो क्या होगा? वो अगर कोई एडवर्स कंडीशन आई तो वो सारे के सारों की डेथ हो जाएंगी। अगर कोई एडवर्स कंडीशन वहाँ पे आती है बेटा तो सबके सबकी डेथ हो जाएंगी और कोई भी वहाँ पे जिंदा बच नहीं पाएगा और पूरी की पूरी स्पीशीज़ खत्म हो जाएंगी। लेकिन अभी वहाँ पे स्पीशीज़ में एक दूसरी कंडीशन है, जितने भी स्पीशीज़ में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनमें थोड़े बहुत बदलाव है, थोड़े बहुत वेरिएशंस है, चेंजेस है, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस है। अब क्या होगा? अगर वो चेंजेस उसको सरवाइव करने में, वो जो एडवर्स कंडीशन, बेकार कंडीशन जनरेट हो गई है उसमें भी सरवाइव करने में अगर वो वेरिएशन उसको मदद कर रहे हैं, ऐसा कोई वेरिएशन है जो उसको उस कंडीशन में सरवाइव करने में मदद कर रहा है, तो भले ही बाकी के मर जाएंगे लेकिन जिसमें वो वेरिएशंस है वो वेरिएशन वाला सरवाइव कर जाएगा और वो तो सरवाइव करेगा लेकिन उसकी स्पीशीज़ भी अर्थ पे बनी हुई रहेंगी। तो इसीलिए जो वेरिएशंस है वो सरवाइव करने में मदद देते हैं बेटा। और स्पीशीज़ के बीच में जो वेरिएशंस है उसी को बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसी को बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, जो ज़्यादा हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में देखने को मिलती है। दूसरा है बेटा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। दूसरा है स्पीशीज़, नाम से पता चल रहा है इन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर इन नेचर, दिस इज नोन एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। यानी जो अलग अलग स्पीशीज अर्थ पे प्रेजेंट है उसको बोलेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे कि हम डॉग की बात कर लो, डॉग का एग्जांपल ले लो तो डॉग की अलग अलग स्पीशीज है, n नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ डॉग्स आर अवेलेबल, है ना। हस्की होता है, जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर, बुलडॉग, बहुत सारे अलग अलग तरीके के डॉग्स की स्पीशीज़ है। ये तो एक एनिमल हो गया, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म और हर ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी स्पीशीज़, यानी इन्यूमरेबल, अनकाउंटेबल, बहुत सारी अमाउंट ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है और इसी को बोलेंगे हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, ठीक है, जो अलग अलग स्पीशीज़ है। और लास्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, लास्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये देखा हमने जेनेटिक वेरिएशंस, इकोसिस्टम्स और वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब मेनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। हर एक एरिया की अगर हम बात करें तो हर एक एरिया में कई सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट है बेटा, कई सारे इकोसिस्टम्स प्रेजेंट है। ओके, इकोसिस्टम्स में क्या आ जाता है, हमने देखा बायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद में अबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे जैसे एरिया बदलेगा उसके अबायोटिक कंपोनेंट्स भी बदल जाएंगे। अगर हम एक्वाटिक सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे वाटर एक मेजर हो जाता है ना। डेजर्ट की बात करते हैं तो वहाँ के अबायोटिक फैक्टर्स बदल जाएंगे और वहाँ के भी बायोटिक फैक्टर्स बदल जाएंगे। उनके बीच का इंटरैक्शन, इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम्स। ईच इकोसिस्टम्स, हर एक इकोसिस्टम की अपनी एक खासियत होती है या अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। हर इकोसिस्टम के एनिमल्स अलग, हर इकोसिस्टम के प्लांट्स अलग, हर इकोसिस्टम के अबायोटिक फैक्टर्स अलग, वहाँ पे पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग, यानी इकोसिस्टम्स में भी इतनी सारी डाइवर्सिटी है और इतने अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स अर्थ पे प्रेजेंट है जो भी गिव राइज करते हैं किसको बेटा, बायोडाइवर्सिटी को। समझ में आ रहा है। अगर हम डेजर्ट के इकोसिस्टम की बात करते हैं, है ना, डेजर्ट का कोई इकोसिस्टम है तो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स अलग रहेंगे ना। ऑब्वियसली एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो एनिमल्स या प्लांट्स है वही डेजर्ट में रहेंगे क्या बेटा,
नो, यानी हर जगह के इकोसिस्टम के अपने एनिमल्स होते हैं अलग, और वहाँ के अपने अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, और ये सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के वजह से ही बेटा अलग अलग इकोसिस्टम्स अर्थ पे प्रेजेंट है, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बायोडाइवर्सिटी। तो समझ में आया, बायोडाइवर्सिटी को हम 3 डिफरेंट लेवल पे पढ़ सकते हैं। एक हमने देखा जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा हमने देखा स्पीशीज डाइवर्सिटी, और तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। शॉर्ट में अगर हम देखें, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब विद इन स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में जो डाइवर्सिटी है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग तरीके की डिफरेंट स्पीशीज, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, वो हो जाएंगी स्पीशीज डाइवर्सिटी। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब क्या, जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, दे आर नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अभी हम देखते हैं आगे का कंसेप्ट जो है सैक्रेड ग्रूव्स, वो अभी हम देखते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे बेटा सैक्रेड ग्रूव्स का। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ सैक्रेड ग्रूव्स। एंड व्हाट आर सैक्रेड ग्रूव्स? Sacred groves are the forest conserved in the name of God and considered to be sacred. Sacred groves मतलब ऐसे जंगल जिनको गॉड के नेम में, मतलब उनको क्या बोला, उनको भगवान का दर्जा दे दिया है, या उनको गॉड से किसी तरीके से रिलेट कर दिया है कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पर कुछ समय के लिए ये भगवान रुके थे, या ऐसा कुछ, ठीक है, उनको गॉड से जोड़ दिया है और उनको सैक्रेड कंसिडर किया जाता है। इसी वजह से उनको सैक्रेड मतलब पवित्र माना जाता है। ऐसे जंगलों को कहा जाता है बेटा सैक्रेड ग्रूव्स। ऐसे जंगलों को क्या कहते हैं? सैक्रेड ग्रूव्स। देयर आर सेंचुरीज कंजर्व्ड बाय सोसाइटी रादर देन गवर्नमेंट। मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, ऐसे सोसाइटी मतलब पॉपुलेशन, लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसको कंजर्व किया, यानी बचा के रखा है। बचाया किससे? बचाया ह्यूमन के एक्टिविटीज से। ऑब्वियसली वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं बनने दी, या वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं होने दिया। बेसिकली देखा जाए तो किस वजह से? क्योंकि उन्होंने उसको इन द नेम ऑफ गॉड यानी भगवान के नाम से जोड़ दिया, और बोला गया कि वो जो फॉरेस्ट है वो बहुत पवित्र है। और एक बार हमको पता है कि कहीं पे भी अगर हम भगवान का नाम जोड़ दे तो वहाँ पे चाहे कोई कुछ भी हो जाए, वो जगह या वो चीज़ पे कोई अपना हक नहीं जता सकता है ना। सो ऐसे फॉरेस्ट जिनको क्या किया है, इन द नेम ऑफ गॉड दे वर कंजर्व्ड, उनको कंजर्व किया, उनको बचा के रखा है इन द नेम ऑफ गॉड, उनको बोलते हैं सैक्रेड ग्रूव्स। सो गवर्नमेंट भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है बेटा, अगर वहाँ पे हमने भगवान का नाम ऐसा जोड़ दिया है तो। ये उसके पीछे की एक रीज़न है। और वहाँ पे भगवान का नाम जुड़ गया मतलब वहाँ पे लोग ही उसको स्पेशल तरीके से एक प्रोटेक्शन दे देंगे, उसको गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से क्या हो रहा है, इट इज़ अ गुड थिंग। हम क्या बोलेंगे, ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है बेटा, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसे 13,000 से ज़्यादा फॉरेस्ट इंडिया में प्रेजेंट है जिनको सैक्रेड ग्रूव्स बोला जाता है। मतलब कुछ ना कुछ उनकी पवित्र मान्यता है, ठीक है, पवित्र मान्यता है, अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई। किसी ने बोला कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी, इस तरीके से उन्होंने उसको क्या बोल दिया कि नहीं, अब हम ये फॉरेस्ट को काटेंगे नहीं, इसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे। और ऐसे 13,000 सैक्रेड ग्रूव्स हैं, वेस्टर्न घाट्स में भी प्रेजेंट है और ऑल ओवर इंडिया ये प्रेजेंट है बेटा, उसको बोला जाता है सैक्रेड ग्रूव्स। समझ में आ गई है? फिर आपको देखो यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, वो सिंबल ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा बेटा, ये चैप्टर पे ऐसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिंबल दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई करो सिंबल किस चीज़ का है, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद बोलेगा उसको एक्सप्लेन करो या उसके ऊपर में अपने व्यूज़ लिखो, या आप कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ कुछ सिंबल दिया है। सबसे पहले वो डस्टबिन में कचरा डाल रहे हैं, वो वाला सिंबल है। उसके बाद में दूसरा क्या सिंबल है, वो जो ग्रीन सर्कल में दिया हुआ है वो है बेटा कंजर्व एनर्जी। कंजर्व एनर्जी का सिंबल है वो, मतलब बिना मतलब के, बिना काम के हमको लाइट्स, टीवी, फैंस, कूलर्स, ये सारी चीज़ें बिना यूज़ के हमको नहीं चलानी है बेटा। कंजर्व करना है, एनर्जी को बचाना है, क्योंकि हमको पता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करते हैं, है ना। कोल यूज़ किया जाता है, वाटर यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सो इसलिए एनर्जी को बचा के रखना है। थर्ड है
साइकिल का सिंबल है, मतलब क्या करो, सेव फ्यूल। सेव फ्यूल मतलब जहाँ पे हो सके हमको फ्यूल बचाना है, यानी बिना काम के हमको व्हीकल्स यूज़ नहीं करने, ऑटोमोबाइल्स यूज़ नहीं करना है, साइकिल का यूज़ करो। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी और एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और तीसरा है सेव वाटर। सेव वाटर, हम सुबह उठते हैं, ब्रश करने जाते हैं और ब्रश करते तक हमारा टैप खुला रहता है, हम फेस वॉश कर रहे हैं तो उतना समय हमारा टैप खुला है। तो ये छोटी छोटी आदतें ही अगर हम अपना ले तो हम बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकते हैं बेटा। इस तरीके से हमको बिना फालतू इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करना है, बिना फालतू वाटर को वेस्ट नहीं करना है, फ्यूल को भी वेस्ट नहीं करना है। जहाँ तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, साइकिल्स का यूज़ करो। ओके, फिर हमने बोला है कि हाउ दिस, नेक्स्ट है हाउ दिस बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने बोला है कि जो बायोडाइवर्सिटी पढ़ी हमने, इतनी सारी वेराइटीज़ आज अर्थ पे प्रेजेंट है, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और हमको पता है कि कुछ वेराइटीज़ अर्थ से गायब भी हो चुकी है बेटा। अर्थ पे दे आर नो मोर, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, है ना। बहुत सी ऐसी वेराइटीज़ जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे थी, बहुत कॉमनली देखने को मिलता था, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलता है बेटा, है ना। सो वो उसके पीछे रीज़न क्या है, ये रीज़न है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ऑल। तो हम क्या मेजर्स ले सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी को बचा के रख सकते हैं, वो हमको देखना है। सबसे पहले प्रोटेक्टिंग रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज मतलब जिनका नंबर बहुत कम हो गया है, जिनका नंबर बहुत कम हो गया है उनको बोलते हैं रेयर स्पीशीज। अब उनका नंबर कम हो गया है तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा था टाइगर्स, है ना, इंडिया में टाइगर का नंबर बहुत कम हो गया था और ऐसा बोल रहे थे कि आने वाले समय में हो सकता है टाइगर खत्म हो जाए। तो उसके लिए फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और प्रोटेक्ट किया ऐसे रेयर स्पीशीज को, उनका नंबर बढ़ाया, उनको प्रॉपर हैबिटेट यानी उनको प्रॉपर जंगल जो उनका घर है, ऐसी हैबिटेट, ऐसा एरिया उनको प्रोवाइड किया और उनको प्रोटेक्ट करके रखा ताकि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होकर रह सके। उसके बाद में नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज बनाई जाती है। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज मतलब जहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है, मतलब वहाँ पे टूरिज्म भी होता है बेटा। वहाँ पे हम टूरिज्म मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम जाके घूम के वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं और एनिमल्स भी बेटा वहाँ प्रोटेक्टेड ही रहते हैं। ऐसे एरिया को बोला जाता है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसके बाद में बायो रिजर्व्स मतलब कुछ एरियाज जो है, कुछ एरियाज को हमने बायो रिजर्व करके घोषित कर दिया जाता है। हमने मतलब बाय द गवर्नमेंट, बाय द फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वगैरह जो है उनके तरफ से क्या करते हैं, बायो रिजर्व्स वो एरिया को घोषित कर देते हैं। मतलब वहाँ के वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे कोई किसी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वहाँ पे आ जा भी नहीं सकते विदाउट परमिशन, और इसके वजह से क्या होगा, वहाँ की जो लाइफ है वो प्रोटेक्टेड रहेंगी बेटा। देन प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज। जो स्पेशल स्पीशीज है, जिनका नंबर कम है, जो खत्म हो रहा है या जिनकी बहुत स्पेशल है वो स्पीशीज, नॉर्मल नहीं है। स्पेशल मतलब क्या, अलग फीचर्स उनमें कुछ है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं बेटा, है ना। जैसे हमने टाइगर का एग्जांपल अभी देखा। उसके बाद में ऑब्जर्विंग रूल्स, जो सारे रूल्स बनाए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, इलीगल काम ना किए जाए, इलीगल हंटिंग ना की जाए उनको, उसके बाद में उनके ऑर्गन से कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह ना बनाए जाए, ये सारे रूल्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। और कंजर्विंग ऑल प्लांट, जरूरी नहीं है जो रेयर है, जरूरी नहीं है स्पेशल है, हर प्लांट और एनिमल को हमको बचा के रखना है, क्योंकि अभी हम उनको नहीं बचाएंगे और इस तरीके से धड़ल्ले से पॉल्यूशन वगैरह करते रहेंगे तो क्या होगा, जो आज भरपूर मात्रा में प्लांट और एनिमल है वो भी एक समय पे रेयर हो जाएंगे बेटा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऑल प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रख सके। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन बेटा बचा के उसको रख सकते हैं। अब उसके बाद में बोला है कि हमने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक देखे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, अलग अलग प्रोटेक्शन के एक्ट्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन बेटा बहुत सारी ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बहुत सारे लोग होते हैं सोसाइटी में, वो क्या करते हैं, वॉलंटरीली यानी अपने मर्जी से एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं बेटा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमको यहाँ पे दिया हुआ है जो नेशनल लेवल पे यानी पूरे कंट्री में या इंटरनेशनल लेवल पे ऑल ओवर द वर्ल्ड भी काम करती है वॉलंटरीली, ठीक है, यानी खुद के मर्जी से।
वहाँ पे कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस का आपको नाम दिया है, कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी इंडिया की, और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है बेटा। देखो मैं 2-4 एग्जाम्पल लेती हूँ, नाम पढ़ती हूँ, बाकी के आप लोग ये पेज नंबर 43 पे देख लेंगे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में है, CPR एनवायरनमेंट ग्रुप इन न्यू चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में, चिपको सेंटर तहरी गढ़वाल, उसके बाद में सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इन अहमदाबाद, केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल, इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ये क्या करते हैं वॉलंटरीली यानी खुद के मर्जी से एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का काम, वाइल्ड लाइफ को बचाने का काम, पोल्यूशन को बचाने का काम, ये कम करने का काम, ये सारे वर्क्स, ये सारे टास्क, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने मर्जी से कर रही है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्विट्जरलैंड। उसके बाद में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिनेवा, ये क्लाइमेट चेंज को गवर्न करता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसके बाद में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ग्रीन क्लाइमेट फंड कोरिया, यानी ये इंटरनेशनल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हैं बेटा, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में क्या बताया है, ग्रीन पीस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो वो एक ग्रीन पीस जो एनवायरमेंटल काम करते रहती है, उसमें 25 लाख लोग 26 अलग अलग कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, 26 अलग अलग कंट्रीज के 25 लाख लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं बेटा, और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने का वो काम करते हैं, एनवायरनमेंट को बचा के रखने का वो काम करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और खुद भी बहुत सारे टास्क करते हैं बेटा। ओके, सो आई होप ये बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वगैरह आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे के टॉपिक पे मूव करते हैं, माय रोल इन एनवायरनमेंट, हम क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वो हम देखते हैं बेटा अभी। चलो अभी हम देखते हैं माय रोल इन एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को बचा के रखने में हमारा क्या रोल है, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहला है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब बेटा जो भी चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज अभी प्रेजेंट है अर्थ पे, जितने भी प्रेजेंट है उसको कंजर्व करके रखना, उसको बचा के रखना, ठीक है, उसको बचा के रखना। सेकेंड है बेटा कंट्रोल। कंट्रोल क्या करेंगे हम हार्मफुल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है बेटा, उसको हमको कंट्रोल करना है। हमारे माइंडसेट को कंट्रोल करना है, हमारा माइंडसेट ऐसा बना है कि हमको एनवायरनमेंट के प्रति अफेक्शन होना चाहिए, हमको उसको नुकसान होने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, जो चीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है अर्थ से, है ना, जो चीज़ें ये पोल्यूशन वगैरह की वजह से ख़त्म हो चुकी है उनको रिवाइव करना। यानी फॉर एग्जांपल कहीं के फॉरेस्ट अगर कट चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वो फॉरेस्ट फिर से रिवाइव कर सकते हैं ना, वहाँ पे ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं। या प्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, नए इनोवेटिव आइडियाज़ हम लाए जिसके मदद से क्या हो, ऐसे आइडियाज़ जहाँ पे ऐसी प्रोसेस अगर कोई है जिससे बहुत पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो उसको हम इस तरीके से इनोवेट करें कि वो पोल्यूशन फ्री होए या फिर पोल्यूशन बहुत कम क्रिएट करे वो। देन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है बेटा, अवेयरनेस, खुद भी हमको अवेयर, जागृत होना है एनवायरनमेंट के प्रति और लोगों को भी करना है। कैसे कर सकते हैं, एक तो हम खुद पार्टिसिपेशन कर सकते हैं ऐसे मूवमेंट्स में जहाँ पे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी काम किए जाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ सकते हैं। उसके बाद में हम इमिटेशन, मतलब हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी ने कोई चीज़ की है हम उसको इमिटेट, कॉपी कर सकते हैं, यानी किसी ने एक काम किया है एनवायरनमेंट के जिससे एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा हो रहा है तो वो सेम चीज़ हम अपने एरिया में इमिटेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। हम एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं अवेयरनेस क्रिएट, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं ना, ये सारा काम हम कर सकते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर लॉस, और आगे नुकसान होने से हमको बचाना है। हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो हो रही है हमारे जो काम, जैसे हम बर्न करते हैं वेस्ट मटेरियल वगैरह, ऐसी सारी हार्मफुल चीज़ें जो नुकसान पहुंचा रही है बेटा एनवायरनमेंट को, उसको हमको प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसके बाद में प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मतलब बचा के रखना,
किसको बचाएंगे? जो भी जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज, जितनी भी एनवायरनमेंट हमारे पास जो कंडीशन में है, एटलीस्ट उस कंडीशन में तो उसको मेंटेन करके हमको रखना है। उसके बाद में फर्दर लॉस होने से हमको बचाना है। और अननोन रीजन्स, ऐसे रीजन्स जिनके बारे में हमको जानकारी भी नहीं है, उनको भी डिस्ट्रॉय होने से हमको बचाना है बेटा। ये सारे काम हम कर सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमको एक कंसेप्ट देखना है, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट्स मतलब क्या? हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? ओके, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत अलग अलग वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगी, बहुत अलग अलग स्पीशीज आपको एनिमल्स और प्लांट की देखने को मिलेंगी। ऐसे एरिया को हम कहते हैं बेटा हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे हमको पता है अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में हमने सुना है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे रीजन को ही बोला जाता है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे 34 हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट है बेटा, हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी जोन्स, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ऐसे 34 स्पॉट्स प्रेजेंट थे जो ऑल ओवर अर्थ का 15.7% एरिया कवर करते थे, यानी अर्थ में से 15.7% लैंड पे 34 हॉटस्पॉट्स थे जहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट थी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट डे देखें तो एट प्रेजेंट ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जो 15.7% यानी लगभग 16% का लैंड कवर था, वो अभी 2.3% पे रिड्यूस हो गया है, यानी सिर्फ 2.3% ये रह गया है। मतलब 80% जो बायोडाइवर्सिटी जोन्स थी, 80% जो लैंड एरिया था बायोडाइवर्सिटी जोन्स का, हॉटस्पॉट्स का, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है बेटा। वो डिस्ट्रॉय, ये डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद में देखो ये जो है, ये जो हॉटस्पॉट्स है ना, इसमें जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ है उसमें से 1,50,000 प्लांट की स्पीशीज़ इन हॉटस्पॉट्स में ही प्रेजेंट है। यानी ये जो हॉटस्पॉट वाले एरिया है, ये जो 34 एरियाज़ है, वहाँ पे 1,50,000 प्लांट्स की स्पीशीज़ है प्रेजेंट, और वो होता है बेटा 50% ऑफ ऑल द प्लांट्स। यानी 34 एरियाज़ को छोड़ के ऑल ओवर अर्थ में आधे प्लांट्स है, और आधे से ज़्यादा प्लांट्स ये 34 बायोडाइवर्सिटी जोन्स में ही प्रेजेंट है बेटा। 50% वर्ल्ड काउंट, और हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की, तो इंडिया में जो 135 एनिमल की स्पीशीज़ है, 135 एनिमल की स्पीशीज़ है, उसमें से 85 जो है वो पाई जाती है बेटा ईस्टर्न रीजन के जंगल्स में। जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन में हमको 135 एनिमल की स्पीशीज़ में से 85 मिलती है। उसके बाद में जो कुछ 1500 एंडेमिक प्लांट्स है, एंडेमिक मतलब लिख लो, एंडेमिक मतलब बिलोंग्स टू वन जोग्राफिकल रीजन। एंडेमिक मतलब इधर लिख देती हूँ, बिलोंग्स टू वन जोग्राफिकल रीजन। हमको पता है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जो सिर्फ उस एरिया में ही पाए जाते हैं, अगर हम उसको दूसरे जगह पे लगा देंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि स्ट्रॉबेरी, अगर हम देखें हिली एरिया से उठाकर, अगर हम उसको यहाँ पे हिल स्टेशन से अगर नागपुर में स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहे तो हो पाएंगी क्या बेटा? नहीं हो पाएंगी। यानी एंडेमिक है वो पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन को ही बिलोंग करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में 1500 एंडेमिक प्लांट्स है जो सिर्फ वहीं पे पाए जा सकते हैं, दूसरे जगह पे नहीं पाए जा सकते बेटा। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक। जितनी भी प्लांट की स्पीशीज़ है अर्थ पे, उसमें से 50,000 तो ऐसी स्पीशीज़ है बेटा जो एंडेमिक है, यानी वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएंगी, वो हर जगह नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए जो जोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए वो उसी एरिया में पाई जाती है। तो ये हो गया बेटा हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, ऐसी स्पीशीज़ जो खत्म होने पे आ गई है, जिनको खतरा है बेटा, वो कौन सी है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कुछ हमको इंफॉर्मेशन दी अबाउट एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस।
एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है, ऐसी प्लेसेस जो खतरे में है। हेरिटेज प्लेसेस मतलब जिनका बहुत इम्पोर्टेंस है या जो बहुत समय से अर्थ पे है और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसी जगह है, उनको बोलते हैं हेरिटेज साइट्स। और इंडेंजर्ड मतलब वो भी खतरे में है। तो ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। सबसे पहले है वेस्टर्न घाट। सबसे पहले उन्होंने बताया वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और केरला में फैला हुआ है बेटा वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट में एनिमल्स लाइक एशियाटिक लायन और वाइल्ड बीसन, बीसन मतलब सांड वगैरह जो होता है ना, ऐसे एनिमल्स प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट में। ओके, अब ये एंडेंजर्ड क्यों है, ये खतरे में क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ना माइनिंग इंडस्ट्री बहुत फैल रही है बेटा। माइनिंग इंडस्ट्री, नेचुरल गैसेस के सर्च के लिए वहाँ पे खुदाई का काम, माइनिंग का काम बहुत हो रहा है। और उसके वजह से जो वेस्टर्न घाट है ये खतरे में है, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग की एक्टिविटीज़ बढ़ते रहेंगी तो क्या होगा, वो एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा बेटा। और वहाँ पे जो ये एशियाटिक लायन और वाइल्ड बीसन जैसे एनिमल्स प्रेजेंट है वो भी फिर खतरे में आ जाएंगे, है ना। दूसरा उन्होंने दिया है मानस सेंचुरी। मानस सेंचुरी आसाम में प्रेजेंट है। वहाँ पे उसको मानस सेंचुरी को खतरा है बेटा डैम के वजह से। वहाँ पे बहुत सारे डैम्स बिल्ड हो रहे हैं और उसके बाद में इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाटर, वाटर का यूज़ बहुत इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे समझे वाटर का यूज़ किया जा रहा है। और वहाँ पे हमको पता है ना मानस सेंचुरी में टाइगर एंड राइनोस प्रेजेंट है, तो वो वहाँ पे खतरे में आ जाएंगे फिर। उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल दिया उन्होंने सुंदरबन सेंचुरी वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सुंदरबन। और हम सबको पता है कि सुंदरबन के टाइगर्स सबसे ज़्यादा फेमस है। मैनीटर टाइगर्स वहाँ पे होते हैं सुंदरबन में, है ना। सो वहाँ के टाइगर और अलग अलग जो भी एनिमल्स वहाँ प्रेजेंट है सब खतरे में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, डैम्स, फिशिंग, ये सारे टास्क बहुत ज़ोर शोर से चल रहे हैं, जिसके वजह से वो जो है वो जो जंगल्स है वहाँ के, वहाँ पे खतरा बढ़ गया है, वो जंगल नष्ट हो रहा है बेटा। सो ये सारे तीनों हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ नहीं, एक्चुअली एंडेंजर्ड प्लेसेस है अर्थ पे, ऐसी प्लेसेस या इंडिया में ऐसे प्लेसेस जो खतरे में बेटा। कौन सा? वेस्टर्न घाट, मानस सेंचुरी और सुंदरबन सेंचुरी। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़। अब हम देख रहे हैं ऐसी स्पीशीज़, एनिमल्स वगैरह की ऐसी स्पीशीज़ जो थ्रेटेंड है, जो खतरे में है, उसको भी कैसे क्लासीफाई किया है? उसको 4 तरीके से क्लासीफाई किया है बेटा। उसको 4 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। उसके क्लासिफिकेशन में आ जाता है रेयर स्पीशीज, सबसे पहले आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज, फिर आता है रेयर स्पीशीज, फिर आता है वल्नरेबल और फिर आता है इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। क्या है, किसको हम वल्नरेबल में डालेंगे, किसको हम इनडिटर्मिनेट में डालेंगे, किसको एंडेंजर्ड में डालेंगे, वो भी देखते हैं। सबसे पहले एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब, एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब ईदर नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिक्लाइंड। एक तो उनका नंबर, डिक्लाइन मतलब कम होता जा रहा है, एक तो उनका नंबर कम हो रहा है या फिर उनका हैबिटेट श्रंक हो रहा है। हैबिटेट मतलब वो एरिया जहाँ वो पाए जाते हैं, हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहते हैं वो एरिया, श्रंक हो रहा है मतलब वो एरिया छोटा होता जा रहा है। क्यों? ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन हो गया, डैम बिल्ड हो गया, माइनिंग वहाँ पे हो रहा है, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया, या ऐसे रीज़न की वजह से उनका जो हैबिटेट है, जो एरिया जहाँ वो पाया जाता है वो श्रंक हो गया, वो छोटा हो गया, या तो उनका नंबर कम होते जा रहा है। दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है। ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाएंगे, वो अर्थ से खत्म हो जाएंगे आने वाले फ्यूचर में। इफ़ अगर उसको प्रॉपरली कंजर्वेशन करने के लिए काम नहीं किए गए, उनके बचाव के लिए काम नहीं किए गए, तो वो आने वाले फ्यूचर में एक्सटिंक्ट अर्थ से खत्म हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? उनका एक तो नंबर कम हो गया है या उनका हैबिटेट छोटा हो गया बेटा। उसके एग्जाम्पल में आता है लायन टेल्ड मंकी और लेसर फ्लोरिकन। लायन टेल्ड मंकी और लेसर फ्लोरिकन ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम रखेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में। एक तो उनका नंबर कम हो गया है या फिर उनका एरिया जहाँ वो पाया जाता है वो छोटा हो गया है। और अगर हमने प्रिवेंशन के लिए मेजर नहीं लिए, उनको बचाने के लिए काम नहीं किए, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दूसरा है रेयर स्पीशीज, मतलब नंबर उनका कंसिडरेबली मतलब कुछ हद तक कम हो गया है, इतना कम हो गया है कि वो सोचने वाली, चिंता करने वाली बात है। और ये एनिमल्स मोस्टली कैसे बेटा?
एंडेमिक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, हर जगह पाए नहीं जाते हैं, वो एंडेमिक है। एग्जाम्पल रेड पांडा और मस्क डियर। रेड पांडा और मस्क डियर को हम रेयर स्पीशीज में रख सकते हैं, उनका नंबर कम हो गया है और वो एंडेमिक है, मतलब वो पर्टिकुलर एक एरिया में ही वो मिलेंगे, दूसरे एरिया में नहीं। फिर आता है हमारा वल्नरेबल स्पीशीज। नंबर इज एक्सट्रीमली लेस, ये ऑर्गेनिजम्स का नंबर बहुत कम हो गया है और कम होता ही जा रहा है, कम तो हो गया और कम होता ही जा रहा है, बहुत चिंता वाली बात है। एग्जाम्पल टाइगर और लायन है ना, हमने बोला था टाइगर का नंबर बहुत कम हो गया और कम होता जा रहा है, तो वो आ जाएगा वल्नरेबल स्पीशीज में। और उसके बाद में आता है इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। इनडिटर्मिनेट स्पीशीज मतलब ऐसे स्पीशीज जो अपीयर्स टू बी इंडेंजर्ड, यानी देखने में तो लगता है कि वो खतरे में है, उनका खतरे में है मतलब इंडेंजर्ड है, मतलब उनका नंबर कम हो गया है, लेकिन एक्चुअली में उनकी कुछ बिहेवियरल हैबिट, मतलब वो ऐसे एरिया में रहते हैं जो बहुत अंदर हो, या उनका जो बिहेवियर है ना वो बहुत शाय होता है, यानी वो बहुत शर्मीले होते हैं, मतलब वो बहुत छुप के रहते हैं, वो छुप के रहते हैं, वो बाहर निकल के आते नहीं हैं। अब वो बाहर निकल के आएंगे नहीं, किसी को दिखेंगे नहीं, तो उसका इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं रहेगा, उनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। अब जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जो दिखाई ही नहीं देते हैं, उसके बारे में हम क्या बोले कि उनका नंबर कम हो गया, ऐसा भी बोले, या फिर एक तो ये भी रीज़न हो सकता है कि उनका नंबर कम हो गया, या नंबर है लेकिन वो बाहर नहीं आते तो हमको पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा जिनके बारे में कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। हो सकता है कि वो सफिशिएंट नंबर उनका हो, उनका नंबर कम नहीं हुआ हो, लेकिन वो क्या होता है, वो बाहर नहीं आते, वो छुप के रहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उनका नंबर भी कम हो गया हो इसलिए वो दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल जायंट स्क्विरल या शेकरू, जायंट स्क्विरल या शेकरू, तो ये सारी होगी बेटा हमारी कौन सी, थ्रेटेंड स्पीशीज, जो खतरे में है, जिनका नंबर अभी आने वाले समय में खत्म भी हो सकते हैं। उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज और इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। सबके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेने हैं, डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लेनी है, एग्जाम्पल में गड़बड़ी मत करना इधर का उधर वगैरह। ठीक है, अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ में डेफिनेशंस वगैरह याद करेंगे बेटा हम, और नोट्स तैयार कर लेंगे, और पूरे नोट्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पर भी हमको बताया है कि जो 22 मई है उसको वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के जैसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट दिया है कि रिमेंबर करो, अफॉरेस्टेशन हमको करते रहना चाहिए, ट्री प्लांट करना चाहिए, अगर एनवायरनमेंट अच्छे से रहेंगे तो ह्यूमन लाइफ अच्छे से रह पाएंगे, ये सारे पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया बेटा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर था, कुछ भी यहाँ पे दिमाग पे जोर डालने वाले जैसे कंसेप्ट है ही नहीं, बहुत इजी चीज़ है। हमको अभी के अभी नोट्स बना लेने हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है, और अभी ही ये चैप्टर प्रिपेयर कर लेना है बेटा, क्योंकि इजी चैप्टर है, जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा। और एक बार चैप्टर प्रिपेयर हो गया तो हमको पता है इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसके मार्क्स तो हमारे पक्के हो गए हैं, उतने मार्क्स हमको मिलेंगे ही। तो इस तरीके से हमको ये चैप्टर पूरा प्रिपेयर करके रख लेना है। अपनी अटेंडेंस आप लगाते रहिए बार बार, और क्या करेंगे बेटा हम, और क्या करेंगे, नोट्स तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, और कहीं भी किसी को डाउट हो तो आप फ़ोन करके वगैरह पूछ सकते हो बेटा। ओके, सो आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम नया चैप्टर चालू करेंगे बेटा। थैंक यू।